जय भीम दोस्तों, आपका स्वागत है द दलित टॉक के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ में एक जमीन से उठे हुए पत्रकार मौजूद हैं जिनका नाम है निरंजन सिंह, जिनके चैनल का नाम है बहुजन साथी। आज हमारे साथ निरंजन भाई मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा निरंजन भाई पहले जो है आप अपना परिचय आप खुद दें। हाँ, मेरा नाम निरंजन है और मेरा चैनल बहुजन साथी है और मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के छोटे से गांव से आता हूँ। और कैसे रही आपकी शुरुआत चैनल की? शुरुआत बहुत अच्छी रही। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत बहुत अच्छी रही कि शुरुआत से जब चैनल शुरू किया तो सोचा नहीं था कि यहाँ तक आ पाएंगे, लेकिन सभी लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिला उसके वजह से यहाँ तक पहुँचे और आज 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर भी गेन किए। फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह समाज की जो एक्चुअल आवाज़ है उसे उठाने का हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, निरंजन भाई जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसको सवर्णों के नजरिए से देखा जाए तो दलित की असली परिभाषा जो होती है जो लोग सोचते हैं, फिर भी आज जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, चाहे फिर वो मैं हूँ या और कोई व्यक्ति हैं या निरंजन भाई हैं, वो आज इस काबिल हो चुके हैं कि आज जो सवर्ण हैं वो अपनी परिभाषाएं बदल रहे हैं जी। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा निरंजन भाई, जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आगे जो है हम शुरू कर रहे हैं बातों को ठीक से। तो अब मैं ये चाहूंगा, जब आपने चैनल शुरू किया था तब आपके दिमाग में ऐसी क्या बातें रही थी? क्योंकि जब हम कोई चैनल शुरू करते हैं ना, तो चैनल शुरू करने का हमारे दिमाग में बहुत बाद में आता है। उससे पहले हम सोचते हैं कि नेतागिरी कर लेते हैं, वो पहला ऑप्शन होता है हमारा। चैनल ही क्यों बनाया फिर आप? वैसे मेरे घर में मोबाइल तो नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी को मिला तो उसमें ही मैं देखता रहता था कि यार यूट्यूब पे क्या है, समाज से जुड़ी हुई न्यूज़ देखता रहता, जैसे नेशनल दस्तक या तमाम और चैनल थे उनको भी मैं देखता रहता था। तो देख के मेरे मन में यार हम भी कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने यार पैसे नहीं मोबाइल लेने के लिए, उस मोबाइल में कर नहीं सकते थे, वो फ्री हैंड नहीं थी मोबाइल। तो वही मैंने 1 महीने लगातार काम किया। जैसे कि काम के बदले आपने देखा होगा, आप गए होंगे तो मंडी होती है ना, मंडी अनाज की, तो वहाँ पल्लेदारी चलती है। वो काम मैंने मंडी में नहीं की लेकिन गांव में किया। मैं 1 महीने कंटिन्यू जाता रहा। मेरे पास जब 5 से 6 हजार रुपए जुड़े तो मैंने मोबाइल भी खरीदा। कितने महीनों तक ऐसा काम? मतलब 1 महीने तो उस टाइम मतलब मोबाइल के लिए किया था। अच्छा। फिर मोबाइल खरीदा, फिर उसके बाद में काम मैंने 2 साल पल्लेदारी का काम किया है कंटिन्यू, मतलब चैनल के साथ में। हाँ, चैनल के साथ में। वीडियो जैसे शाम को मैं आता तो मैं वीडियो बना देता 2-3, फिर मैं सुबह चला जाता तो वहीं बैठ के डाल लेता, मतलब मैं। अच्छा। वहीं बैठ के डाल लेता, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे चलता रहा। तो हमेशा ये रहा मन में कि यार कर सकते हैं, पर इतना नहीं था कि हम यहाँ तक आ जाए। मतलब ये था कि यार चल जाए। कोशिश की, बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। कुछ लोग ऐसे भी थे कि मेरे गांव में ये कहते थे, यार क्या कर रहे हो तुम, पागल हैं, यूट्यूब से कभी पैसा आता है, यूट्यूब से कुछ ऐसा होता है, वीडियो बनाने से अगर पैसा आता तो दुनिया बनाती, ये तो पागल हो गया। मेरे पापा से कहते थे, जैसे हमारे यहाँ गाँव की भाषा, हमारे यार तुम्हारा लड़का चूतिया हो गया है, क्या करता है ये, कुछ काम करे वो अच्छा रहेगा। मैंने सोचा यार कहने दो, मेरी नज़रों में तो ये काम अच्छा था तो मैंने कंटिन्यू किया, आज तक कर रहा हूँ। लोग कहने वालों का नज़रिया बदल गया। अब वो कहने लगे, यार फलाने का लड़का इतना पैसा कमाता है, फलाने का लड़का ऐसा है, और फलाने के लड़का के घर कार आती हैं। अगर YouTube ना होता तो आप खुद को कहाँ देख रहे थे? YouTube ना होता तो मैं कहीं काम कर रहा होता। कैसा काम? जैसे कि गांव में जो काम होते हैं, मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी, पल्लेदारी, या और उससे भी कोई गिरे काम हुए, वही काम कर रहा होता है। इतनी मेरे दिमाग, क्योंकि वही काम मैंने किए भी है, तो वही काम मैं कर रहा होता आज के दौर में। कुल मिला के YouTube एक आपके लिए ऐसा माध्यम बना जिससे जो है कम से कम आपको पैसा तो मिला ही, साथ में सम्मान भी मिला। और सम्मान ऐसा नहीं कि खुद का सम्मान हो, वो सम्मान ऐसा कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। यूट्यूब जब सीखा, जब चला, तो अब सम्मान मिलता है। कहीं रास्ते में भी जाते हैं तो लोग पहचान लेते हैं, अरे बहुजन साथी से, तो एक अच्छा लगता है। घर भी लोग मिलने आते हैं तो घर वालों को भी अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ तो कर रहा है। पहले वो घर वाले क्या कहते थे? अरे पहले घर वाले कहते थे, अरे क्या फालतू में लगा है यार, लेकिन मेरे रिश्तेदार थे
वो कहते थे फोन करके, ए यार तुम क्या कर रहे हो, समझा नहीं सकते हो अपने मतलब मेरा नाम लेके निरंजन को किसी दिन पुलिस को पकड़वाएगा, तुम्हें तुम्हें जेल पहुंचवाएगा, ये करवाएगा। घर वाले मेरे से कहते यार ऐसे कह रहे हैं यार। मैंने कहा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन में, तुम टेंशन फ्री रहो, मैं जो कर रहा हूँ मेरी नजरों में अच्छा हूँ। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य तय करेगा। तो जो अब जो रिश्तेदार हैं वो क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं? अब कुछ रिश्तेदार ये कहते हैं यार हमारे लड़के को लगा ले। अच्छा। कुछ कहते हैं यार यार हमारे फलाने सिखाए दे यार। अच्छा। अब तो तू यार पैसे वाला है, अब तू इतना पैसा कमाता है, अब तो तू इतना बड़ा नेता हो गया कि फलाने नेता से मिलता है, ढिकाने नेता तुम्हारे घर आते हैं। मैंने कहा मैंने तो कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ आज। अब तुम्हारी जो भी सोच है कि कैसा है कैसा नहीं है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि हमें जो है भारत की चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए, बाहर से जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आसान भाषा में बोल रहा हूँ ये बात, ग्लोबलाइजेशन जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ जी। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यूट्यूब जैसी चीज़ जिसका आविष्कार भारत में तो नहीं हुआ, बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हमने बाहर से ही ली हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हमने वेस्ट से लिया है, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि इस देश में जातिगत जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ी हुई है। तो जो जाति है उसको तोड़ने में टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और उसका उदाहरण मैं हूँ आपके सामने एक तरीके से, विशाल भाई है, आप हैं निरंजन भाई, और भी हमारे तमाम साथी हैं। तो इस बात में देखो मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ। जहाँ से मैं आता हूँ तो वहाँ दलितों के घर मात्र 7 से 8 घर है। अच्छा। उनकी आबादी मान लो आप 80 से 85 लोग हों। हाँ। मात्र छोटे से लेकर बड़े तक। मेरे गांव की आबादी तो बहुत है लेकिन दलितों की आबादी इतनी ही है। अच्छा। आसपास 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक कोई दलितों का गांव नहीं, कोई दलितों की बस्ती नहीं, कोई दलितों का घर नहीं। दलितों में भी मतलब किस जाति का घर थे वो? जहाँ मैं रहता हूँ उस वो भी दलितों में जाटव जाति मतलब। अच्छा। तो वहाँ अगर मुझे जो सम्मान अब मिलता है वो YouTube की बदौलत ही मिलता है, क्योंकि मैं जब YouTube पे आया तो लोगों को लगने लगा कि हाँ यार ये पत्रकार है। तो अन्य बिरादरी के लोग हैं, सवर्ण हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, जो भी तमाम जो जातियां हैं वो अब सम्मान के साथ बात करती हैं और कहती हैं यार फलाना लड़का मतलब पत्रकार है, तो उस हिसाब से लेती हैं। फिर अब उससे पहले अलग लहजे में लेती थी यूट्यूब से पहले मुझे। और वो जो सम्मान है वो जाति के कारण नहीं, वो यूट्यूब के कारण, यूट्यूब और पत्रकारिता के कारण है, जाति के कारण नहीं है। जाति के तो लोग और भी हैं मेरे साथ के, उनका इतना सम्मान नहीं है। लेकिन मैं जब यूट्यूब कर रहा हूँ, पत्रकारिता लाइन में हूँ, तो उन्हें पता है कि यहाँ इसकी फलाने अधिकारियों से पहचान है, फलाने नेताओं से पहचान है इसकी, तो मतलब उस लहजे में लेते हैं वो। अब मतलब यूट्यूब के डर से जो है जाति जो है कमजोर हो रही है। अच्छा, तो साथ में ये भी कह रहा हूँ, ये तो रही सामने की बात। बिल्कुल। क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपके जो गांव में 60-8 परिवार जो हैं जाटव जाति से आते हैं। बिल्कुल। तो जो बाकी जो हैं वो ऑब्वियसली सवर्ण या ओबीसी से आते होंगे। वो भी ज्यादातर ओबीसी हैं। अच्छा। कुछ सवर्ण में भी ब्राह्मण है, जैसे मेरे घर के बगल से ब्राह्मण है। वो मुंह पे तो तारीफ करते होंगे, पीछे से क्या कहते हैं? पीछे से ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मेरे यहाँ कि पीछे कुछ ज्यादा ऐसी बात कहना, पर इतना जरूर कहते हैं कि अरे यार फलाने का लड़का यार वो काम करता है। इसकी क्या वजह रही होगी? क्योंकि आप मुरैना जिले से आते हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि एक जमाने में जो है बीएसपी का मूवमेंट भी मजबूत रहा है। फिलहाल भी जो है मध्य प्रदेश में जो वोट आते हैं वो उस इलाके में ज्यादा आते हैं। बीएसपी फाइट तक दे देती है, जीत तक जाती है जी। तो उस चीज का प्रभाव है या फिर लोग ही प्रोग्रेसिव हैं थोड़े से? लोग ही मतलब ऐसे हैं कि जो सही होता है, मतलब सही का मतलब ये कि जो लोग सही काम कर रहे होते हैं उनसे ज्यादा जातिवाद नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ जातिवाद की बहुत ऐसा नहीं है। मतलब किस तरीके से? जैसे कि मैं कई और जगह देखता हूँ कि पानी नहीं भरने देते हैंडपंप से, कि तुम्हारे जैसे दलितों का हैंडपंप है तो वहां से वो पानी नहीं ले जाएंगे। मेरे गांव में ये होता है कि मेरा हैंडपंप खराब हो गया तो भाई मैं 1 महीने 2 महीने उनके हैंडपंप से पानी भर रहा हूँ। ब्राह्मण ओबीसी की गुर्जर जाती है वहां से। नहीं, इसका कोई कारण तो होगा ना, वहाँ पे जो जातिवाद है उसमें कमी कैसे?
कमी यही है कि लोग इतने ठीक ठाक हैं कि वो ज्यादा वो नहीं करते हैं कि यार जाति के नाम पे, मतलब कहते हैं यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जातिवाद तो है लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से देश में है। जैसे उनका लाइट चली जाती है या हैंडपंप खराब हो गया तो रोज हमारे हैंडपंप से पानी भरते हैं, हम भी भर रहे हैं और वो भी ले जाते हैं। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा, वहाँ पे जातिवाद तो बरकरार है लेकिन छुआछूत की कमी है। छुआछूत की कमी है, हाँ बिल्कुल छुआछूत बहुत कम है। मतलब ये कह सकते हैं देश में 100% है तो वहाँ 40% ही मान सकते हैं, ये स्थिति है। तो जैसे ही आप यूट्यूबर बने तो मैंने सुना है कि आपके जो यूट्यूब चैनल का जो नाम था पहले कुछ और हुआ करता था, वो क्या किस्सा है, थोड़ा समझाइए। हाँ, मुझे यूट्यूब का ज्यादा ज्ञान तो नहीं था, ना मुझे ये पता था चैनल कैसे बनेगा। मैंने मोबाइल लिया उसी दिन चैनल बनाया। अच्छा। दूसरे दिन नहीं, उसी दिन मैंने सोचा क्या नाम रखें, तो द ग्रेट लीडर काशीराम मैंने रख दिया। नाम भी किया, 500 सब्सक्राइबर भी हुए। तो मेरा एक दोस्त था मैनपुरी का, भास्कर उसका नाम है, वर्तमान में वो अभी लखनऊ में पोस्टेड है, जेल पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया है। तो उससे मेरी बात होती थी, तो उसने कहा यार चैनल का नाम वो नहीं हो रहा है, वेरीफाई, तो इसका नाम। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं, तुम क्या कर सकते। उसने कहा बहुजन साथी रहो। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं आता चेंज करना। तो उसने कहा पासवर्ड दे दो। मैंने पासवर्ड भी मुझ पे नहीं, पासवर्ड भी मैं भूल चुका। तो उसने कहा ईमेल दे दो। मैंने ईमेल दे दिया उसको। उसने क्या किया, कैसे चेंज किया, वही जानता है। मतलब एक व्यक्ति जो अपने YouTube चैनल का नाम नहीं बदल पा रहे थे, आज उनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और वो बहुजन समाज में अपनी एक पहचान रखते हैं। तो उसने चेंज करके मुझे पासवर्ड भी भेज दिया, ईमेल भी भेज दिया कि ये तुम्हारा पासवर्ड है ये। फिर वही चलता रहा जो अब तक चल रहा है। अब तक चल रहा है। फिर वेरीफाई हो गया था। वेरीफाई हो गया उस टाइम। फिर तमाम लोगों ने सहयोग किया। पेमेंट कैसे आ रही, मतलब जैसे पेमेंट में भी कई पछड़े आ गए थे। एज कम थी मेरी, मतलब कागजों में 18 से कम थी, तो वो भी लफड़ा आया। फिर तो वो लफड़ा भी बहुत दिनों में दूर हुआ। मतलब बहुत दिनों में, एज में 3-4 महीने कम थे, तो फिर वो पूरे हुए, तब एडसेंस पिन आया। फिर खाता में भी बड़ी दिक्कतें आई। जो मेरे गांव का खाता था वो, उसमें भी पेमेंट नहीं आ रही थी, वो बंद कराया। फिर मुरैना खुलवाया, बड़ी मुश्किल से खुला। तो तमाम ऐसी दिक्कतें आई। मैं कहता हूँ मेरे साथ जितनी दिक्कतें आई हैं, मेरी नजरों में तो किसी के साथ नहीं आई होगी यूट्यूब के मामले में। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि यूट्यूब के बाद से जब आप सक्सेस के पास पहुंच गए हैं, अभी तो और सक्सेस पानी है, जितनी सक्सेस अभी आपने पाई है, और जो सक्सेस आपको यूट्यूब के बिना नहीं मिल पाती, बिल्कुल, तो अगर ये सक्सेस ना होती तो जो आपका व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आए, उनको लेकर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? देखो, मैं पहले से समाज के प्रति इतना तो था कि समाज को जानता था, समाज क्या होता है, बाबा साहब का मिशन क्या होता है, मतलब इतना जानता था कि बाबा साहब हमारे महापुरुष हैं और ये अच्छा है। लेकिन मैं जो आज का मेरा स्तर है, मैं कहता मेरा स्तर यहाँ नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो स्तर था उससे पीछे ही जाता था मेरा स्तर। क्योंकि मैंने जैसे ही 12th किया, मतलब उसके बाद मैं यूट्यूब पे आ गया। अगर मैं यूट्यूब पर ना आता तो मैं कहता हूँ 12th के बाद या तो मैं कहीं नौकरी कर रहा होता, नौकरी मतलब वैसी नौकरी। अगर मैं वैसी नौकरी लग जाता सरकारी तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कभी आज तक सब वो ही नहीं किया, ट्राई नहीं किया सरकारी नौकरी के लिए। स्वाभिमान नहीं मानता, कभी मैंने फॉर्म नहीं डाला है आज तक। 12th करने के बाद बीएससी मेरी फाइनल हो गई, मैंने आज तक नहीं डाला कि यार मैं फलानी जॉब करनी है मुझे, मैं नहीं डाला। मुझे लगता है कि यार मेरी नौकरी नहीं लगेगी जीवन में, क्योंकि मैं अब जब इस मिशन में आ गया हूँ तो मेरी नौकरी लगना पॉसिबल नहीं। वो अंदर से एक भावना होती है। एक बार काशीराम साहब जब बहन जी के पास गए थे, बहन जी जो है IAS की तैयारी कर रही थी, और काशीराम साहब ने उनको सलाह दी कि मैं तुम्हें काबिल बना दूंगा कि आसपास तुम्हारे ये घूमने के, तो उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ता है कि हम जो है सरकार के अंदर, भले ही IAS से मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि भले ही सरकारी नौकरी कोई सी भी हो, उसमें जमीर नहीं मानता। आज भी कुछ लोग कहते हैं यार तुम्हारी तो इतनी पहचान है देश में, अधिकारियों से पहचान है, बड़े बड़े नेताओं से पहचान है, तो यार तुम ये फॉर्म डाल दो, अपना काम करवा दो। अच्छा,
पहचान के तुम पे सरकारी नौकरी लगवा लो मतलब। हाँ। मैं कहता हूँ यार मैं अब इस फील्ड में आ गया हूँ कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मैं नौकरी कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि अब मैं बंधन में रह ही नहीं सकता। आजाद विचारों। अब मैं आजाद ही रह सकता हूँ, अब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा जीवन में। कोई मुझसे कहेगा कि यार नौकरी मेरी इतनी पहचान है, मैं करवा देता हूँ, तुम्हारी कैसे भी जुगाड़ आजकल चलती हैं वो करवा देता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। बहन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाग ले रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। लगता है कि एक यार मैं कहाँ था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने गांव से मैं ये कहता हूँ मैंने अपना मुरैना नहीं देखा था। मैं मुरैना आने में भी तरसता था, आज मैं यार देश के हर कोने में घूमता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपने साथी यूट्यूबर्स में जो आपके साथ रहे हैं उनका कैसा सपोर्ट रहा है आपके लिए? जैसे कि बहुत लोग मिले, दोस्त भी बहुत बने। कुछ दोस्त ऐसे भी बने कि जिन्होंने साथ बहुत अच्छा दिया, आज तक दे रहे हैं। कुछ दोस्त ऐसे बने कि उन्होंने बहुत फायदा लिया, जैसे कि उनका मैंने बहुत काम भी करवाया, उनका बहुत मैंने यूट्यूब पर भी काम किया और उनको पर्सनली सपोर्ट किया। पर्सनली जैसे कि उनको पैसे भी दिए, जब जरूरत पड़ी तब दिए। लास्ट में आकर कुछ दोस्तों से ऐसा भी हुआ है कि संबंध खराब भी हो गए और उनको मैंने बहुत कुछ किया है। मैं कैमरे पर नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे आज तक के रिकॉर्ड में मेरे सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनसे संबंध खत्म हुए हैं। अच्छा। कुछ ही, मतलब उंगलियों में गिन सकते हो, उंगलियों में भी कम होंगे कुछ लोग मतलब। तो ऐसा है कि जब सामने वाला दोस्त है मेरे घर जाता है तो मेरी मम्मी को माँ बोल रहा है, वो पिता को पिता बोल रहा है, फिर वो सामने वाला गाली दे बगैर रीजन के। और कुछ ऐसे साथी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? हाँ, जैसे ऐसे बहुत साथी थे। पहला नाम मैं बताना चाहूंगा अंजुल तथागत लाइव के अंजुल भैया का। तो मैं ये कहता हूँ उन्होंने तब साथ दिया जब मेरे घर वाले मेरे को 300 रुपए पर मंथ नहीं दे रहे थे यूट्यूब के लिए कि मैं रिचार्ज करा लूं। तो मैं रिचार्ज भी काम पे जाकर मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके कराता था अपना। उन्होंने मुझे तब साथ दिया, तब माइक दिया। मैं फोन करके पूछता था कि भैया ये काम है मुझे, कोई बात नहीं। तो अंजुल भैया का बहुत विशेष योगदान रहा यहाँ तक आने में। तो देखो मेरे अंदर एक क्वालिटी ये मान लो, कमी मान लो कि जो व्यक्ति मेरे लिए कर देता है उसका एहसान मैं जीवन भर मानता हूँ। तो उन्होंने किया। बी मिशन टीवी के विशाल हैं, तो विशाल की एक घटना बता देता हूँ मैं। उन्होंने तो मेरे साथ बहुत, जैसे अभी हाल ही में कुछ दिन हैं, ऐसे हो गए होंगे 9 से 10 महीने, मेरा मोबाइल खत्म हो गया। खत्म क्या, मैं जा रहा था सड़क पे गिर गया, कोई निकल गया तो वो खत्म। तो खत्म हो गया। फिर जो विशाल है वो, उसको पता चला, 3-4 दिन मैंने काम नहीं किया तो उसका फोन आया कि यार मोबाइल, मैंने कहा लेना है यार अभी, पर बजट तो नहीं है। तो वो अपने घर से आता है, आगरा से मोबाइल खरीदता है अपने पैसों से और मेरे घर देने जाता है। तो कुछ दोस्त ऐसे ही मिले कि जो आज तक सपोर्ट कर रहे हैं कि मोबाइल लेकर 30-35 हजार का मेरे घर देने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो कुछ लोगों का एहसान, बहुत लोगों का एहसान है। अंजुल हैं, विशाल हैं और तमाम लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और आज तक कर रहे हैं वो। तो कुल मिला के अगर साथी आपके जो हैं वो अच्छे रहेंगे तो आप कोई भी रास्ता पार कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुरैना से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप मुरैना से आते हैं तो वहाँ तो अपनी बहुजन राजनीति थोड़ी मजबूत रही है। मध्य प्रदेश में आजकल हम देख रहे हैं कि ग्राफ कैसा गिर रहा है, और क्योंकि आप जो है पूरे देश में घूम रहे हैं तो आपको पता होगा थोड़ा सा। बहुजन राजनीति की बात करें, जैसे मैं चंबल बेल्ट में रहता हूँ, तो चंबल बेल्ट हमेशा देखो यूपी से सटा हुआ है। इटावा और उधर यूपी से जो हमारा मुरैना, ग्वालियर, ये यूपी से सटा हुआ है। तो यूपी का प्रभाव हमारे मुरैना और ग्वालियर बेल्ट में रहता है। तो जैसे कि बसपा का प्रभाव मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ज्यादा रहता है। मुरैना और उधर रीवा सतना,
2-3 जिले ऐसे हैं अच्छा। वहाँ बसपा का प्रभाव ज्यादातर है। तो मुरैना बहुजन राजनीति का केंद्र है। बहुजन राजनीति मुरैना यानी चंबल से चल सकती है। अच्छा। चंबल के अलावा अगर कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है जो चला सकता है बहुजन राजनीति को एमपी में। चंबल पे कोई भी राजनीतिक दल, चाहे बसपा, आजाद समाज पार्टी या कोई नया दल, कोई भी XYZ चंबल पे भरोसा करेगा दलित राजनीति में, तो मुझे लगता है कि उसे 99% सफलता मिल सकती है और मिली भी है। जैसे कि बसपा का उदाहरण मैं देता हूँ। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे मेरे गांव के बगल से ही एक पीपी चौधरी साहब। तो उनके जमाने में बसपा बहुत ऊंचे लेवल पे थी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे फूल सिंह बरैया, वो भी ग्वालियर से, तो वो चंबल से ही थे। तो उनके जमाने में बसपा बहुत ऊंचे लेवल पे थी, मतलब 14 विधायक थे। जब से वो नेता गए, नेतृत्व दूसरे जगह के लोगों को मिला है, तब से बसपा का गिराव भी घटा है। तो चंबल के लोगों को अगर नेतृत्व मिलेगा तो समझ लीजिए बहुजन राजनीति बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि बहुजन राजनीति का केंद्र है, लोग समझते हैं। तो उस हिसाब से बसपा का और राजनीतिक दल अगर चंबल पर भरोसा करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। और देश की राजनीति, बहुजन राजनीति, देश की राजनीति की बात करें, देखो दलितों में सबसे बड़ी नेता बहन जी। उनके वो नेता है, कोई कह सकता है कि यार मैं उनके बराबर हूं, तो बराबर नहीं हो सकता कोई। आज की डेट में दलित उनको अपना नेता मानते हैं। अभी एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद खुद को काशीराम साहब के उत्तराधिकारी के रूप में कह रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके शिष्य हो सकते हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी तो बहन जी हैं। राजनीतिक उत्तराधिकारी तो बहन जी हैं। अब उनका उदाहरण, जैसे चंद्रशेखर कहते हैं कि बसपा कमजोर हो रही है, मैंने इसी चक्कर में ये पार्टी बनाई। लेकिन बसपा, और वो ये कहते हैं कि आरपीआई खत्म हो रही थी तब बसपा बनी, मानवर साहब ने तो बसपा। तो अब ये कि समाज नेतृत्व कब तय करेगा। मेरी नजरों में अभी समाज अपना नेतृत्व बहन जी को मानता है। बहन जी के जाने के बाद पता चलेगा कि दलित समाज अपना नेता किसे मानेगा, आकाश को मानेगा या चंद्रशेखर को मानेगा। दोनों में से बेहतर कौन है आपकी नजरों? मेरी नजरों में दोनों में बेहतर दोनों ही हैं। लेकिन चंद्रशेखर भाई की बात करें तो वो जमीन से उठे हैं। जैसे मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, मैं जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंचा, तो उन्होंने जमीन से लेकर संघर्ष किया। उनको राजनीति मिली है, उन्होंने इतना संघर्ष नहीं किया आकाश जी ने। लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे, मेरी नजरों में ऑन कैमरा बता रहा हूँ, चंद्रशेखर भाई ने मेहनत किया और बहुत अच्छी स्थिति में है आज देश में। लेकिन आपको बताएं, आकाश को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकाश के पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसे तो बस काम करना है। अगर वो काम करता है तो वो भी सफल हो सकता है, अगर वो नहीं करता है तो वो भी सफल नहीं होगा। और चंद्रशेखर भाई का जो काम करने का तरीका है वो बहुत शानदार है। वो जैसे कि वो जब भी कोई घटना होती है, जैसे आपके हाथरस में हुई, हमारे यहाँ भी कोई घटना हो जाती है तो तुरंत पहुंच जाते हैं, तुरंत उनको न्याय दिलाने के लिए वो संघर्ष करते हैं। तो इस वजह से चंद्रशेखर आजाद जी की राजनीति बहुत अलग है और आकाश की राजनीति अलग है। अब समाज बहन जी के जाने के बाद तय करेगा कि कौन नेतृत्व करता होगा। चलिए, थोड़ी सी पॉलिटिकल बातों से थोड़ा सा हल्का करते हैं माहौल। जी जी। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, शादी वगैरह कब कर रहे हैं? देखो, है क्या? अभी बहुत जल्द हो सकती है, चल रहा है मामला। मामला ये है कि देख रहे हैं घर वाले कि कहाँ सही रहेगा। परिवार सामने देख रहे, परिवार वाले देख रहे? नहीं, मेरे देखने का कोई वो नहीं है, मतलब परिवार वाले देख रहे हैं। अच्छा। कि कहाँ सही रहेगा, कौन लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं है, मतलब उस हिसाब से। समाज में देखो, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अपने समाज के लोग बच्चियों को बहुत कम पढ़ाते हैं, और मेरा टारगेट ये है और मेरा लक्ष्य है कि मैं जिससे भी शादी करूं वो पढ़े लिखे हों। क्योंकि पहला रीजन ये है उसमें कि मेरी माता जी की नौकरी है, तो पहला रीजन ये है कि वो बड़े बूढ़े, तो उसका भार मुझ पे रहता है, मतलब काम करने का। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर पढ़ी लिखी होंगी तो मेरे बाहर रहने के बावजूद वो कर सकती हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि
शादी कर लूं और घर पे सीमित रखूं। मतलब नौकरी का वो भी कर सकती हैं मतलब, और उसके बाद मेरा काम है, अगर थोड़ी पढ़ी लिखी होंगी तो उसको भी कर सकती है। तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मतलब। ये बात काफी अच्छी लगी कि कम से कम आप जो है घर में सीमित नहीं रखना चाह रहे हैं, जैसे हमारे महापुरुषों ने बिल्कुल सोच रखी। हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर सही मेरी लाइन की होगी, मतलब मैं कर रहा हूँ ऐसा, अगर वो क्षमता होगी उसके अंदर, तो साथ देने में चैनल में भी मौका दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, ज्यादा लंबी भी नहीं कर सकते जी। तो आखिर में बस इतना पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप अभी तक जो है लोगों से बात करते आए हैं, जब आपसे बात हो रही है तो कैसा लग रहा है? मतलब देखो, आज तक मैंने इंटरव्यू किए ही, एक दो दफे ऐसे कि मेरे इंटरव्यू हुए हैं, मतलब कभी कभार कई चैनल डिबेट में ले लेते हैं, मतलब राजनीतिक जो भी बातें होती हैं तो मुझे बुला लेते हैं। कई इंटरव्यू हुए, लेकिन इंटरव्यू लेने में इंटरव्यू देने में बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। मैं ये कहता हूँ, अब मैं बैठा हूँ तो इतने शब्द खुल के नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जब मेरे हाथ में माइक होता है ना, तो फिर एक अलग एनर्जी आती है और सवाल अलग निकलते हैं और बात करने का भी लहजा बदलता है। तो एक माइक की बहुत बड़ी पावर होती है। तो ये कि थोड़ा इंटरव्यू देने में झिझकते तो हर कोई है, लेकिन जब लेते हैं, जब माइक हाथ में होता है, तब अलग रुतबा होता है। तो आज आपको पता चल रहा है कि सामने जब लेते हो हाँ, तो उसकी हालत क्या होती है, समझ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खुल के बोले हमारे इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में। बिल्कुल। हाँ, ये ऑडियो में भी जाएगा वैसे। तो आपसे बात करके अभी तक तो बहुत अच्छा लगा है। अब अंत में हम क्या करते हैं कि हम ये पूछते हैं कि जो हमारे इंटरव्यू का फीडबैक था वो थोड़ा सा दे दें, फिर जो है हम खत्म करते हैं। अच्छा, आज के इंटरव्यू के बारे में? हाँ, देखो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो पहले मेरी नज़रों में, तो कि जो आपका काम करने का तरीका है और जो सवाल पूछने का तरीका है, मैं ये कहता हूँ यार, अभी तो हम सीख रहे हैं। हम बहुत लोगों से सीखते हैं कि यार वो इंटरव्यू कैसे कर रहा है, उसके बात करने का लहजा कैसा है, तरीका कैसा है, तो आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जो आप कर रहे हो बहुत शानदार है और भविष्य में बहुत आगे जाओगे, और उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ तक पहुँचें जहाँ तक आपने सोच रखी है, और जो आपका लक्ष्य है वो पूरा हो, और जो भी सपोर्ट हमसे और हमारे साथियों से बन सके हम आपका करेंगे। और आज का इंटरव्यू बहुत शानदार लिया आपने। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर बनाया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में निरंजन भाई, बहुजन साथी इनका चैनल है, जाइए उसको सब्सक्राइब करें। इनका इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है, नाम बता दीजिए। मेरा यूट्यूब पे तो बहुजन साथी आपको पता ही है, फेसबुक पे भी बहुजन साथी के नाम से ही है, और इंस्टाग्राम पे मेरा निरंजन सिंह 20 साथी के नाम से इंस्टाग्राम है, और ट्विटर के अभी एक्स हो गया है, पहले ट्विटर था, वो मेरा निरंजन सिंह के नाम से है। तो ये थे हमारे साथ निरंजन भाई, मैं हितेश, आप देख रहे थे दी दलित टॉक का एक और एपिसोड। तो इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर सकते हैं आप, इसकी रील बना के डाल सकते हैं, बस क्रेडिट दे दीजिएगा। तो धन्यवाद। ठीक है निरंजन भाई, बहुत मज़ा आया।